है ना? हो गया चालू? सो एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ प्रॉपर, सब कुछ बरोबर एकदम? हाँ, पहले रिवीजन। अरे बिल्कुल मुकेश, बिल्कुल वही कर रहे हैं। चलिए, मैं हर मुकेश की बात को बहुत सीरियसली लेता हूँ। मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा था, ठीक है? मूवी से आगे बढ़ो भाई। मैं मूवी 10 मिनट लेट जाता हूँ देखने के लिए, ताकि उस मुकेश को ना देखना पड़े। मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ, है ना? ठीक है। बाकी आप मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही है सोच आप लोग की। कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग। थिएटरों में पहुंच रहे हो, मुकेश दिख रहा है आपको। चलिए छोड़ दीजिए, सब कुछ नहीं है सब में। हाँ जी, ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी के बारे में। हमने चालू किया था, फटाफट से क्विकली रिवाइज करेंगे। विद इन 10 मिनट्स विल रिवाइज द एंटायर चैप्टर टिल व्हाट वी हैव डन, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट एवरीबडी, चलिए। तो आप लोग को ऐसे कुछ लगेगा, कुछ ऐसे लगेगा सूना सूना सा आपके, देखा देखा सा, कहीं तो देखा था इसको, कुछ तो इसका कनेक्शन है शायद पिछले जन्म से। कुछ तो है ऐसा। जैसे उस टाइम पे ना एक वीडियो वायरल हुआ था कोविड के टाइम पे, ठीक है? तो एक छोटा बच्चा है ना, अपने पापा के साथ जा रहा था। पापा मेरे को ऐसा लग रहा है इस स्कूल के साथ मेरा पिछले जन्म का कोई कनेक्शन। पापा चाटा मारते हैं, अबे तेरा स्कूल है ये, साल भर से नहीं आया बस तू। चलिए, तो भाई कंपनी का प्रमोटर कौन है? ठीक है, प्रमोटर के बारे में टू सबसेक्शन 69 के अंदर प्रमोटर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, प्रमोटर जो कंपनी को चालू करता है उसको प्रमोटर बोला जाता है। अगर डेफिनेशन देखी जाए तो 269 के हिसाब से, ठीक है, प्रमोटर का नाम हो जाएगा किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर नाम आएगा, या फिर ठीक है एमओए या फिर एनुअल रिटर्न में अंडर सेक्शन 92 जो फाइल करी जाती है उसका नाम लिखा जाता है, तो उसको प्रमोटर बोला जाता है, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर अदरवाइज। और तीसरा आता है अकस्टम टू एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई काम करता है तो उसको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी दो तरह की कंपनीज हो सकती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी तीन तरीके होते हैं, लिमिटेड शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंड सेम गोज विद योर, ठीक है, आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के साथ में ओपीसी को इंक्लूड करा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के आगे ना तो प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर उन्होंने डिफॉल्ट करा, ठीक है, जिसमें उन्होंने अंडर सेक्शन 187 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करे, अंडर सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उनके ऊपर यहाँ पे क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। मतलब उनको अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। सेक्शन 3 के हिसाब से पब्लिक कंपनी को अपने पास मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2, ओपीसी के अंदर 1। उसके बाद आता है यहाँ पे जो कंपनी है वो विद द रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स, रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब 7, 2 से कम, वो 6 महीने तक अपना बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, पर उसके बाद अगर उनके ऊपर पेनल्टी जो लगेगी वो सिविल लायबल हो जाएंगे सारी की सारी लाइबिलिटीज के लिए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी सेक्शन 7 स्टेप्स अपन ने देखे थे। इसमें सबसे पहले क्या आता है, रिजर्वेशन करा जाएगा कंपनी के नाम का, उसके बाद ड्राफ्टिंग करी जाएगी, ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ एमएनए, ठीक है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद इसकी ई फाइलिंग, ई स्टैंपिंग होगी। फिर उसके बाद क्या जाएगा, कंसेंट जाएगा डायरेक्टर्स का कि हाँ हम एक्ट करना चाहते हैं एज ए डायरेक्टर्स, ठीक है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जाएगा, 2 जने स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देंगे, कौन कौन, सीए सीएम एडवोकेट, और दूसरा इधर कंपनी का जो डायरेक्टर, सेक्रेटरी और ठीक है मैनेजर जिसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट मतलब आर्टिकल्स में लिखा हुआ है एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद पेमेंट दे देना, फीस दे देना, सर्टिफिकेट मिल जाएगा और डिक्लेरेशन फाइल कर देना रजिस्टर्ड ऑफिस का। उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दो डिटेल में देख रहे थे अपन। डिटेल में सबसे पहले क्या आता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स फाइल करे जाएंगे, फिर डिक्लेरेशन जाएगी, फिर जो सब्सक्राइबर्स है उनकी डिक्लेरेशन भी जाती है। सब्सक्राइबर की डिक्लेरेशन की वो कन्विक्टेड नहीं थे, उन्होंने कोई गिल्टी ऑफ फ्रॉड नहीं थे, कन्विक्टेड नहीं थे, फ्रॉड नहीं करा, और उन्होंने ठीक है जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीव है। उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद जाएगा एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, जब तक आपका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं बन जाता। फिर उसके बाद इनकी डिटेल्स आएगी, किन किन की डिटेल्स आएगी, द पर्टिकुलर्स, द नेम्स, सरनेम्स, फैमिली नेम्स, ठीक है, एड्रेसेस, ठीक है, इस तरीके की जो रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी फॉर एवरी सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर यहाँ पे आर्टिफिशियल बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो एज में बी प्रेस्क्राइब। उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, किसकी डिटेल जाएगी, डायरेक्टर्स की डिटेल जाएगी, इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, ये सब इसके अंदर चला जाएगा। समझ आ गया बरोबर? उसके बाद बोलता है दी पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। अगर कोई इंटरेस्ट में, अगर कोई डायरेक्टर्स वगैरह का कोई इंटरेस्ट वगैरह है, मैंने बताया था इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी और कंपनी के अंदर भी वो डायरेक्टर हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। उसके बाद अपन ने देखा इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, और फिर फाइनली आपको अलॉटमेंट हो जाएगा क्या, CIN, ठीक है, उसी लेटर ऑफ अलॉटमेंट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक कॉपी कब तक मेंटेन करनी है,
आपको ये कॉपीज कब तक मेंटेन करनी है? टिल डिसोल्यूशन आपको ये कॉपीज मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर किसी पर्सन ने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर दी है, उसके बाद उसका अप्लाई करा है, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अप्लाई करी है, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? हाँ ठीक है, गिल्टी ऑफ फ्रॉड मान लिया जाएगा और 447 उसके ऊपर लाइबिलिटी लग जाएगी। और अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके ऊपर पेनल्टी तो लगेगी, बट कंपनी का क्या करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दी ट्रिब्यूनल। वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। ट्रिब्यूनल क्या क्या डिसाइड कर सकता है? ट्रिब्यूनल बोल सकता है नेम रिमूवल, वाइंडिंग अप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एमएनए चेंज करना या फिर अदर्स। बट इसके लिए क्या दिया जाएगा? प्रूव। ठीक है, आगे क्या? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा स्पाइस। आजकल तो स्पाइस प्लस आ चुका है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। अब ओपीसी की बारे में बात करते हैं। ओपीसी में जो पर्सन क्या होता है, जो ओपीसी फॉर्म करता है, ठीक है, उसके साथ में उसको दूसरे पर्सन का भी नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, जो अगर उसकी डेथ या इनकेपेसिटी के केस में वो क्या करेगा, वो कंपनी का, ठीक है, बाहर संभाल सकता है। मतलब ही कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए अदर पर्सन का नाम आना जरूरी है। अदर पर्सन के नाम से पहले और अदर पर्सन के नाम के साथ में उसकी कंसेंट भी आना जरूरी है। जो एमओए फाइल करा जाएगा उसमें जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज के नीचे, ठीक है, इसकी डिटेल्स भेजी जाएगी। जो अदर पर्सन है, अदर पर्सन बोले तो नॉमिनी की सारी डिटेल्स भेजी जाएगी कि इस पर्सन को हम नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं। कोई पर्सन जो नॉमिनी बना है वो अपनी कंसेंट को कभी भी वापस कर सकता है। ठीक है, सुनो, आप नोट्स देख रहे हो, क्या कर रहे हो आप? नोट्स तो सामने भी है। चलो जो भी है, ठीक है, सुनाई दिया नहीं, बट ठीक है, सुनाई नहीं दिया इतनी दूर से, बट नोट्स दिखा दिया था उसने। शी शोड दी एविडेंसेस डायरेक्टली। ठीक है, एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। कॉन्क्लूसिव नहीं थे ये जो एविडेंसेस थे परसुएसिव थे। मतलब आप भरोसा कर सकते हो, बट आप इस पे इतना भरोसा नहीं कर सकते कि आप, हो सकता है कि नो मतलब कुछ इंस्टाग्राम चल रहा हो, इंस्टाग्राम हट, पीछे नोट्स है, बैकग्राउंड में होता है ना आजकल, कितने सारी बैकग्राउंड में चीजें चल जाती है। तो इट वाज नॉट ए कॉन्क्लूसिव एविडेंस। ठीक है, ऐसा। बट चलो कोई बात नहीं, उसके लिए पीछे हमने कैमरा लगा रखा है, फिर कैमरे में जाके देखें क्या कर रही थी ये। चलो, इसके साथ में ऑडिट का एक ज्ञान भी दे दिया, बहुत ही बढ़िया यार। चलो आ जाओ, आगे देखते हैं अपन। हाँ, तो आपको समझ आया, वो अदर पर्सन क्या कर सकता है, कभी भी क्या कर सकता है, अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, वो अपना नाम हटवा सकता है। ठीक है, और हम भी चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, बट उसको रिमूव करने के लिए हमें किसको देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन? कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कंपनी को बोल के हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपनी को बोल के हम उसको रिमूव कर सकते हैं, बरोबर। ठीक है, कंपनी को बोल के हम उस पर्सन को क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो आरओसी को कंपनी इन्फॉर्म कर देगी, वो पर्सन की कंसेंट खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों ही जो लोग होंगे, दोनों के दोनों क्या होने जरूरी है? इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, वेदर दे आर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, डजंट मेक डिफरेंस वो रेसिडेंट है कि नहीं है, बट वो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ओके, सिर्फ एक इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल है ओपीसी बनाने के लिए, सिर्फ एक इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल है ओपीसी का मेंबर बनने के लिए। मगर ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो लोग क्या होना चाहिए, इंडिया के रेसिडेंट हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेसिडेंटशिप के लिए यहाँ पे 120 दिन का टाइम दिया गया है। जो पिछले साल 120 दिन के लिए इंडिया में रहा उसको रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ नेचुरल पर्सन ही ओपीसी बना सकता है, और एक पर्सन जिंदगी में एक बार में एक ही ओपीसी बना सकता है। ऐसे मल्टीपल ओपीसी के आप मेंबर्स नहीं बन सकते हो। ठीक है, एक बंदा एक ओपीसी का मेंबर है, दूसरे ओपीसी का नॉमिनी है, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा हो जाए कि सामने वाला पर्सन जो है वो इसकी इनकेपेसिटी हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो उसके बाद आपके पास 180 डेज का टाइम होगा इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए। जैसे वहाँ पे हमने रेक्टिफाई करने के लिए 6 मंथ्स का टाइम दे दिया, तो यहाँ पे हमने उसको 180 डेज बोल दिया। ओके, माइनर यहाँ पे ओपीसी का क्या नहीं कर सकता, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता। ओपीसी अपने आप को किसी भी कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सकती है? ठीक है, प्राइवेट कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी में चाहे। ठीक है, और ना ही वो बैंकिंग कंपनी का काम कर सकती है, एनबीएफसी इंटरेस्ट वगैरह पे पैसा देना, ब्याज पे पैसा देना नहीं, उसके लिए प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, स्पोर्ट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए आप एनपीसी बना सकते हो। ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस देने का जो काम है, ये पहला पैराग्राफ जो है ना, ये नीचे वाला पैराग्राफ एक्जैक्टली सेम है। ये थोड़ा जनरल भी लिख सकते हो आप, तो इसको ऐसे वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा आप जनरली भी फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में इन्होंने वही कर रखा है, ऐसे ज्ञान ही दे रखा है पूरा को पूरा, कि एक कंपनी जो है विदाउट यूजिंग द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, वो अपने आपको सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड करवा सकती है। सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड करवाने के लिए सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मांगना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को आरओसी को डेलीगेट कर रखा है अभी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम बताना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऑब्जेक्ट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है इनके ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या दे देगी? लाइसेंस दे देगी, और लाइसेंस आपका रिवोक कर दिया जाएगा अगर आपने इन ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट कुछ और किया था। ये दे रखा है पूरे, पढ़ के देख लेना एक बार।
ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्रिविलेजेस क्या है, नाम के आगे ना तो लिमिटेड लगेगा ना प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, फिर भी आप क्या कर सकते हो, प्रिविलेजेस एंजॉय कर सकते हो एज ए प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले प्रिविलेजेस होते हैं वो एंजॉय कर सकते हो, एक फर्म आपकी मेंबर बन सकती है, आपके जो प्रॉफिट्स होंगे, डिविडेंड्स होंगे, वो किसी को बांटे नहीं जाएंगे कभी भी, आपका जो पैसा है वो आप ही के कामों में यूज करा जाएगा। ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते आप अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्लॉज को तो बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकते। अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आपको लाइसेंस कैंसिल करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप कन्वर्जन कर सकते हो। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कि अगर आपने, क्यों कितना सिस्टमैटिक है, आसान, मतलब समझा दिया, उसके बाद लाइसेंस दिलवा दिया, ठीक है, उसके बाद प्रिविलेजेस बता दिए, अब लाइसेंस कैसे जाएगा वो बता रहे हैं। हाँ, अगर आपको अपॉइंट करा, अगर हमने आपको लाइसेंस दे दिया, बट अगर आप लाइसेंस वाले काम नहीं करते या कुछ और काम करने की कोशिश करते हो, तो उस केस में आपका लाइसेंस क्या करा जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। बट लाइसेंस रिवोक करने से पहले क्या करा जाएगा, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। समझ आ गया, इधर से आपने क्या कर दिया, इधर से आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया, ठीक है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कि नहीं, इसका लाइसेंस रिवोक करने के बाद में या तो इसको क्या कर देना चाहिए, लाइसेंस रिवोक करने की जगह इसको अमालगमेट कर देना चाहिए या इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, तो हम वो कर देंगे। मगर जो भी करेंगे उससे पहले क्या दे देंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, ठीक है, रूप दे देंगे। तो उसके बाद हम जब हम इसको अमालगमेट करते हैं दूसरी कंपनी के साथ में, तो दूसरी कंपनी का भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको अमालगमेट करा जा सकता है। या फिर हमें लगता है कि नहीं, इसको वाइंड अप कर दे, तो इसको वाइंड अप कर देंगे। वाइंड अप करने के बाद जो एसेट्स में पैसा बचेगा उसको या तो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी को डोनेट कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है, आईबीसी को दे सकते हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड के अंदर जमा करा सकते हैं, जो कि किसमें आया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर आया गया है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद पनिशमेंट दे रखा, 25,000 से 25 लाख तक का पनिशमेंट लग सकता है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन क्या है, मीटिंग को बुलाने के लिए आपको जो था ना 21 दिन की जगह 14 दिन में, डायरेक्टर्स की कोई रिक्वायरमेंट, एनआरसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंपनी को की क्या मिल जाएगी, शक्तियां मिल जाएगी, सारी की सारी पावर्स मिल जाएगी। मतलब कंपनी क्या बन जाएगी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील कंपनी का एक्टिव हो जाएगा। कंपनी के जो इनकॉर्पोरेटर्स है, वो प्रमोटर्स जो थे, वो जो जिन्होंने पोजीशन दी है वो डायरेक्टर्स बन जाएंगे, कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स थे मेमोरेंडम थे वो यहाँ पे कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे। समझ आ गया। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी के ऊपर आप केस कर सकते हो, कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है, ठीक है, कंपनी का मेमोरेंडम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकती है, एक्वायर भी कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, ठीक है। और मेंबर्स की प्रॉपर्टी वो नहीं रहेगी, मेंबर्स की नहीं रहेगी, वो प्रॉपर्टी कंपनी की मानी जाएगी, और मेंबर्स के पास उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने को कोई भी राइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, हाँ, मेंबर को बाइंड कर सकता है, कंपनी मेंबर्स को बाइंड कर सकती है, मेंबर्स कंपनी को बाइंड कर सकते हैं, बट कंपनीज कैन नॉट बाइंड आउटसाइडर्स को बाइंड नहीं कर सकते। समझ आ गया, यही सब मैंने आपको बता दिया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसी के अंदर यही सारे मैटर्स दे रखे थे, रिपीटेशन था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये हो गया था मेरे को जहाँ तक याद है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शायद अपन नेम क्लॉज की तरफ पहुंच चुके हैं, है ना, और नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट की तरफ अपन पहुंच चुके हैं, वहां पे वो कराया नहीं था, बट आई थिंक अपन वहां तक आ चुके हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो ऑल्टर किया गया है या फ्रेम ओरिजिनली फ्रेम्ड या टाइम टू टाइम ऑल्टर करा गया है इस एक्ट में, पिछले एक्ट में, ठीक है, यही था, ओरिजिनली बनाया गया था इस एक्ट में, ऑल्टर करा गया था या तो इस एक्ट में पिछले एक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर कितने क्लॉजेज होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट होगा, कंपनी चालू होने के बाद क्या काम करेगी, उसके बारे में शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी का पैसा कहाँ पे यूज होने वाला है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि वो क्या रिस्क ले रहे हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, नेम क्लॉज आता है, नेम क्लॉज के कंपनी के नाम क्या लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड ऐड करा जाएगा, ठीक है, और दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 8 कंपनी, बट इन केस ऑफ ओपीसी के आगे 1% कंपनी लिखा जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस में सिर्फ नेम ऑफ स्टेट आता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी का काम आता है। लाइबिलिटी और कैपिटल क्लॉज बता दिया था ना मैंने आपको, ये हो गया था कि नहीं हुआ था, प्लीज बताइए, यहीं से चालू करना है अपने को। अच्छा, लाइबिलिटी और कैपिटल क्लॉज से वो जाते जाते मैं बोल के गया था ये सुन लो, और फिर मैं चला गया था, और फिर उसके बाद यहाँ से चालू करना है, वो उस टाइम पे वो लंच था ना आपका, याद आ गया, बरोबर। चलिए अब चालू करते हैं लाइबिलिटी और कैपिटल क्लॉज। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा लगा एकदम मैं बस वृंदावन में आ गया, मेरे को लगा ये क्या हुआ अचानक से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज की कथा चालू करते हैं, ठीक है। देखिए, अब हुआ क्या, एक अपने को क्या बनानी है,
कंपनी। कंपनी का अपन क्या डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे? कैपिटल। कैपिटल ये ना, लाइबिलिटी क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है। लाइबिलिटी एंड कैपिटल क्लॉज दोनों ही आ गए इसके साथ, कैपिटल एंड लाइबिलिटी, बरोबर। इन दोनों क्लॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कैपिटल क्लॉज एंड लाइबिलिटी क्लॉज। वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द क्लॉजेस। देखिए कैपिटल क्लॉज तो बड़ा आसान है। कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, इधर देखिए, कैपिटल क्लॉज बड़ा आसान है। कैपिटल क्लॉज के अंदर आता है सिर्फ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, बरोबर। क्या आता है बेटा इसमें? ऑथराइज शेयर कैपिटल आती है, ऑथराइज शेयर कैपिटल आती है सिर्फ इसके अंदर। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल जो होती है ना, वो आपकी जो कैपिटल क्लॉज आएगा, आपका जो मेमोरेंडम आएगा, उसके अंदर लिखा होगा कि कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है। फॉर एग्जांपल कंपनी की टोटल ऑथराइज कैपिटल है, मान लो लेट्स से 1 करोड़, डिवाइडेड इन 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक है, हो गए 1 करोड़ की ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी की। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में बस इतना ही लिखा होता है भाई, कैपिटल लॉस में बस इतना ही लिखा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कीमत कितनी है उसकी, बस सिंपल। तो सर ये ऑथराइज शेयर कैपिटल अपन ज्यादा नहीं रख सकते क्या? देखिए कितनी रखना चाहो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो आपकी फीस लगती है ना रजिस्ट्रेशन की, वो इस कैपिटल के हिसाब से लगती है। तो कोई भी कंपनी, आज मैंने कंपनी बना रखी है, मेरी बात समझ, मेरी 2 कंपनीज है, ठीक है, आई हैव 2 कंपनीज, ठीक है, मेरे पास 2 कंपनीज हैं। अब बेटा अगर मेरी 2 कंपनीज हैं, समझना बात को, अगर मेरी 2 कंपनीज हैं तो 2 कंपनीज के अंदर दोनों कंपनीज की ऑथराइज शेयर कैपिटल पता कितनी है? 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए ऑथराइज शेयर कैपिटल है। अब अपन तो क्या है, अपन तो खुद चार्टर्ड है, अपन को तो खुद कंपनी बनाना आता है, ठीक है, अपन ने खुद ने कंपनी बना ली मान लो, तो कितने पैसे लगे? अपने को तो सिर्फ फीस देनी है, सीए की फीस तो देनी नहीं अपने को तो सिर्फ आरओसी को फीस देनी है, वो 6-6.5 हज़ार रुपये लग गए अपने। पहली कंपनी में 6-6.5, दूसरे में थोड़े से कम, क्योंकि डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर तो अपने पास था और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी अपने पास था, तो उसके 550 रुपये बच गए अपने, 1100 रुपये में बच गए, 1100 2 जन के, दो होते हैं ना मिनिमम डायरेक्टर्स, तो 2200 रुपये तो वो बचा लिया अपन ने, तो 4-4.5 हज़ार रुपये के आसपास का खर्चा हो गया टोटल मिला के, फीस देके, समझ रहे हो? अब यही आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या है, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगी तो इतने पैसे लगे। वहीं पे अगर मेरा मन करता कि मैं 25 लाख की कैपिटल की कंपनी बनाऊं, तो वही मेरा खर्चा 20-25 हज़ार हो जाता। और वहीं मेरा मन करता कि नहीं, अपनी ऑथराइज कैपिटल शुड बी 100 करोड़, तो भाई साहब उसको चालू करने के लिए आपको कम से कम नाना करके भी ना 25-50 लाख रुपए चाहिए। वो इतने की कंपनी नहीं है जितने का रजिस्ट्रेशन का चार्ज लग जाएगा। इसीलिए कोई भी कंपनी ना एकदम से ऑथराइज कैपिटल इतनी ज्यादा नहीं रखती है, समय है, बाद में बढ़ा लेंगे अपनी लिमिट, अपने पास टाइम है, अपन आगे बढ़ा सकते हैं। तो वाई टू डू इट राइट नाउ व्हेन यू कैन डू इट लेटर? और डिफरेंस ऑफ दी पैसा देना है ना अपने को, तो डिफरेंस ही देना है कि मान लो जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने चालू करा था कितनी, रिलायंस की कैपिटल थी सबसे पहले मान लो 10 करोड़ की, फिर बढ़ा के उसको 100 करोड़ करा, फिर उसने 350 करोड़ करा, फिर उसने 1000 करोड़ करा, ऐसे 1000 करोड़ 1500 करोड़ करा, फिर उसने 3500 करोड़ करा, फिर 5000 करोड़ करा। अभी रिलायंस की ऑथराइज कैपिटल है 16000 करोड़। अब रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनाने का खर्चा हो जाएगा 100-150 करोड़ का, कंपनी के रजिस्ट्रेशन की फीस है ये किसके हिसाब से लगता है? ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से लगता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से, इसीलिए ऑथराइज कैपिटल क्या लिखी होती है और वो डिसाइडेड होती है, क्योंकि फीस उतनी ली जाएगी ना जिस हिसाब से आपका बिजनेस है। बाद में अगर मान लो मैंने 1 लाख से कंपनी चालू करी, हाँ अगर मैं इस कंपनी की कैपिटल को बढ़ाता हूं तो सर कैपिटल से 1 लाख रुपए की, अरे बाबा बाकी रिजर्व्स में चला जाता है ना यार। कंपनी चालू करी, मैंने कंपनी बनाई, मेरी कंपनी है, ठीक है, अब मेरी जो कंपनी है ना उसके अंदर हमने 1 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा करा दिए, खाते में 1 लाख रुपए जमा करा दिए। अब उसके बाद उसके अलावा बाकी सबको दिखा दिया डायरेक्टर्स लोन, क्या दिखा दिया? डायरेक्टर्स लोन दिखा दिया, सिंपल, क्या दिक्कत है? दिखा दो डायरेक्टर्स लोन, क्या दिक्कत है भाई? 20 लाख का डायरेक्टर्स लोन दिखा दिया और 20 लाख के पेटे एसेट्स क्रिएट हो गई सारी की सारी, 21 लाख रुपए की एसेट्स दिखा दी, 1 लाख रुपए बैंक में छोड़ दिए, 20 लाख की एसेट्स बन गई सारी की सारी बाकी। अब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया मान लो 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ गया, और 4 लाख रुपए से उसने क्या किया, 3 लाख रुपए का डायरेक्टर्स लोन पे कर दिया, तो कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस खड़ा हो गया ना।
तो इधर 1 लाख की कैपिटल, 3 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस या 4 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस, और इधर से डायरेक्टर लोन 17 लाख रुपए। फिर अगले साल कमाया, तो इधर से करते करते कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 लाख ही है, वो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ज्यादा है। तो जब ऐसे सर फिर इस कंपनी को बेचेंगे तो 1 लाख, अरे भाई साहब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे बुक वैल्यू निकाली जाएगी शेयर की। ये शेयर तो 1 लाख रुपए के, एक लाख ही है, शेयर तो 1 लाख ही है, ठीक है, मतलब 10,000 शेयर ही हैं, मगर कंपनी की आज की डेट में वैल्यू हो गई मान लो 80 लाख रुपए, तो 80 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स, तो इससे कंपनी के पर शेयर की वैल्यू आ गई 800 रुपए। आई बात समझ में? तो शेयर मार्केट में ऐसे ही तो वैल्यू चलती है। रिलायंस के टोटल 16,000 करोड़ शेयर्स बोल रहा हूं मैं। अब 16,000 करोड़ शेयर सारे के सारे इशूड थोड़ी है कंपनी के, कंपनी की इशूड कैपिटल है 6,000 करोड़, 6,800 करोड़, 6,800 करोड़, 6,900 करोड़ ऐसे कुछ इशू कर रखा है कंपनी ने, 6,800 900 करोड़, समझना बात को, 6,000 7,000 पकड़ लो आप खींच के, 7,000 करोड़ की कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल कंपनी की, जो इशूड है, सॉरी इशूड कैपिटल कंपनी की कितनी है 7,000 करोड़, तो ऑथराइज 16,000 करोड़, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 7,000 करोड़, बरोबर। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन पता है कितनी है कंपनी की? हाँ, करीब करीब 17.5 लाख, 17 से 18 लाख करोड़ के बीच में कंपनी का वैल्यूएशन चल रहा है आज की डेट में। ये कंपनी की मार्केट वैल्यू है आज की डेट में 17 लाख। रिलायंस अपने आप को 17 लाख करोड़ है, और 17 लाख करोड़ का 49% निकाल के अंबानी को दे देना, बिकॉज ही इज हैविंग 49% शेयर्स, 48.9 शेयर्स, मतलब 49 शेयर्स मान लो, 49% शेयर्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब सोचो ये अंबानी की नेटवर्थ हो गई, समझ आया? और सेम केस में क्या हो जाती है, अडानी की नेटवर्थ भी इसी तरीके से निकलती है। अडानी की नेटवर्थ भी तो ऐसी निकली है, उसके पास कितने शेयर्स है, किस किस कंपनी के कितने शेयर्स है, उनका क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, इस हिसाब से अडानी का आ गया, इस हिसाब से एलॉन मस्क आ जाता है, इस हिसाब से ठीक है जेफ बेजोस का, सबका ऐसा आता है। नेटवर्थ ऐसी तो होती है, कैश थोड़ी बड़ा इतना उनके पास, उनके पास शेयर्स हैं, वैल्यूएशन इतना है, बरोबर समझ आया? तो मान लो मेरी कंपनी की कीमत 80 लाख हो गई, तो 800 रुपए का एक शेयर हो गया, तो अगर मैं किसी को बेचता हूँ मेरी कंपनी या ट्रांसफर करता हूँ तो 800 रुपये पर शेयर के हिसाब से ट्रांसफर करूंगा, और यहीं पे मैं ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दूं तो बढ़ा दो, कंपनी कर दे 16 लाख करोड़ की ऑथराइज कैपिटल, तो शेयर का भाव का मजा कैसे आएगा किसी को? शेयर का भाव नहीं मिलेगा, शेयर का भाव बढ़ेगा तभी तो कमाओगे ना आप, इसीलिए कैपिटल को लिमिटेड रखना पड़ता है, और फिर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी शेयर की वैल्यूएशन बढ़ गई। अब जैसे आज की डेट में क्या नाम है इसका, एमआरएफ है, तो एमआरएफ का एक शेयर 85,000 का पहुंच गया, क्यों पहुंच गया? शेयर्स उसके पास कम है, और फिर वो प्रॉफिट कमाती जा रही है, तो वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है शेयर का, ऐसा काम चलता है, समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल क्लॉज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज के बारे में बात करते हैं। लायबिलिटी क्लॉज के बारे में किसी दिन मैं ऐसे क्लास रखूंगा, और आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट शेयर मार्केट, मैं तो डिटेल में बताऊंगा चीज़ें आपको कि हाउ टू डील इन शेयर मार्केट, किस तरीके से एक्चुअली डीलिंग चलती है, ताकि आपको ये जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो ना ये सब प्रैक्टिकली आपको समझ आने लग जाए। एक दिन आई विल कीप एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, नॉट फॉर द लॉ, फॉर एवरीबडी। मैं सर को बोल दूंगा एक बार कि आई जस्ट वांट वन एक्स्ट्रा क्लास, 2 आवर्स क्लास, 2 आवर सेशन, किसी भी टीचर का कभी भी ऑफ होता है तो 1-2 घंटे का मेरा सेशन स्पेशल लगाओ, ठीक है, जिसमें आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट शेयर मार्केट, ठीक है, कि कैसे मेन बातें मैं सारी की सारी बता दूंगा। ऑब्वियसली भाई शेयर मार्केट एक पूरा समुद्र है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बाल्टी बराबर ज्ञान दे पाऊंगा, बस ये मान लो, ठीक है, इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं भाई, पूरी ऐसे पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरी बहुत लंबी चौड़ी स्टडीज़ होती है इसकी, ठीक है, मेरे को खुद को 10-20 बाल्टी आती है नहीं थोड़ा ज़्यादा ही आता होगा, बट हाँ ठीक है चलो, लाइबिलिटी क्लॉज, हाँ एक स्विमिंग पूल बराबर आता है, इतना ठीक है चलो, लाइबिलिटी क्लॉज। तो लाइबिलिटी क्लॉज के हिसाब से सबसे पहले 3 तरह की कंपनीज होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब ये जो 3 तरह की कंपनीज हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर जो लाइबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड होती है अप टू दी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अप टू दी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, 8 पेड अप है, तो आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी 2 रुपए तक आ सकती है, ये आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी आ सकती है, समझ आ गया क्या? लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है,
अगर गारंटी कंपनी है तो उसमें लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू दी गारंटीड अमाउंट। जो गारंटीड अमाउंट है ना वहां तक की लाइबिलिटी होगी, एंड दैट इज टू, वो गारंटीड अमाउंट वो भी सिर्फ कभी पेबल होगा, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम पे ही पेबल होगा वो गारंटीड अमाउंट। समझ आ गया? वो गारंटीड अमाउंट का पेबल होगा, ठीक है, कब होगा? वाइंडिंग अप के टाइम पे। और बीच बीच में ऐसे नहीं मांग सकते। वाइंडिंग अप के टाइम पे कल को कंपनी की एसेट्स कम पड़ती है ना, अगर कंपनी की एसेट्स कम पड़ जाती है तो एसेट्स के अंदर वो अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा। समझ आ गया क्या? और वो भी प्रोपोर्शनेटली होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 5 लाख बोल दिया, इसने 6 लाख बोल दिया, नहीं, सबसे इतना नहीं मांगे, जितना प्रोपोर्शनेटली जरूरत होगी उतने उतने सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जिन्होंने गारंटी दी उनसे उतना ही मांगा जाएगा। देयर कुड बी अ गारंटी कंपनी प्लस शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल प्लस गारंटी दोनों हो सकती है। तो उस केस में आपकी लाइबिलिटी दोनों के बराबर हो जाएगी, दोनों को जोड़ देना। समझ आ गया क्या? ठीक है। तीसरा आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसमें लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी, ठीक है, इसमें क्या हो जाती है? अनलिमिटेड, अप टू या प्राइवेट एसेट्स भी आपकी सेल हो जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, आपकी पर्सनल एसेट्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेल कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो। क्लैरिटी? ठीक है, ये हो गया खत्म। चलो, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, द क्लॉज कवर्स डिटेल्स ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, एंड ऑल्सो स्टेट इन द केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर कैपिटल हेल्ड बाय देम। समझ आ गया? बरोबर। आगे देखें, इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब गारंटी के केस में क्या होता है? गारंटी के केस में the amount up to which the member undertakes to contribute, up to which the member undertakes to contribute, मतलब मेंबर ने कहा A B C D E F 6 मेंबर्स हैं एक कंपनी के अंदर जिन्होंने गारंटी दी है। इसने कहा भाई 10 लाख में दे दूंगा, इसने कहा 5 लाख में दे दूंगा, इसने कहा 3 लाख में दे दूंगा, इसने कहा 2 लाख में दे दूंगा, इसने कहा 8 लाख में दे दूंगा, इसने कहा ठीक है मैं 15 लाख की गारंटी देता हूँ। इन्होंने अलग अलग लेवल्स पे गारंटी दे दी अपनी। तो दी एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, तो अगर कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है, while he was a member, जब वो मेंबर था, या विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी ए मेंबर, मतलब 1 साल, आज ए को कंपनी से निकले 1 साल हो गया, 1 साल हो गया कंपनी से छोड़ दी इसने कंपनी। समझ आ गया? 1 साल हो गया इसको कंपनी छोड़े। अब उस 1 साल के अंदर जब वो मेंबर था, इस 1 साल से 1 साल खत्म हो गया क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी लाइबिलिटी खत्म। बट 1 साल अभी नहीं हुआ, आज उसने कंपनी छोड़ी है, लेट्स से आज डेट क्या है? 5 ऑफ सितंबर। तो 5 ऑफ सितंबर 2021 को उसने कंपनी छोड़ी थी, से लेकर 5 ऑफ सितंबर 4 ऑफ सितंबर 2022 तक, अगर इन बिटवीन दैट डेट अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाता है कंपनी का, तो हम उससे पैसा मांग सकते हैं, अदरवाइज नहीं मांग सकते। तो आज हो रहा है लेट्स से 5 सितंबर 2022 एंड 4 सितंबर 2023 के बीच में वो आज छोड़ के चला गया कंपनी। आज उसने बोल दिया कि मैं मेंबरशिप खत्म कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है भाई जा। आज उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई, से लेकर नेक्स्ट ईयर 4 ऑफ सितंबर 2023 के बीच में अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, ठीक है, इसके ड्यूरेशन में कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो हम लोग देखेंगे कि जब वो मेंबर था उस ड्यूरेशन में जो लाइबिलिटी थी उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मतलब आज उसने मेंबरशिप छोड़ दी ना, 5 सितंबर 2022 को मेंबरशिप छोड़ दी, तो 5 सितंबर से लेकर टिल दी वाइंडिंग अप उसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। इस लाइबिलिटी के लिए ही विल नॉट बी लायबल। बट जब वो मेंबर था उस ड्यूरेशन में जो लाइबिलिटी इनकर हुई है, जब वो मेंबर था उस ड्यूरेशन में जो लाइबिलिटी इनकर हुई है, उन लाइबिलिटी के लिए ही कैन बी रिस्पॉन्सिबल। समझ आएगा नहीं आया? समझ आ गया? So within 1 year after he ceases to be a member for payment of the debts and liabilities of the company or such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member, मतलब उसकी मेंबरशिप सीज होने से पहले, सीजेस टू बी ए मेंबर मतलब मेरी मेंबरशिप खत्म, तो मेरी मेंबरशिप खत्म होने से पहले अगर कोई लाइबिलिटी इनकर कंपनी में हुई थी तो उसके लिए मेरी लाइबिलिटी मान लेना। बोलो एज अ केस में बी एंड टू द कॉस्ट एंड चार्जेस एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, मैं क्या क्या खर्चा दूंगा? एक तो वो लाइबिलिटी जो मेरे जाने से पहले जो लाइबिलिटी इनकर हुई थी उनके लिए मैं जाने के 1 साल तक लायबल हो सकता हूं। बरोबर? ये स्टेटमेंट समझ आ गया? क्या बोला? मेरे जाने से पहले जो लाइबिलिटी इनकर हुई थी
उनको उनके लिए मेरे जाने के 1 साल तक मैं लायबल रहूंगा। समझ आ गया? क्लैरिटी? दूसरा, टू द कॉस्ट एंड चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप के खर्चों के लिए भी मैं लायबल रहूंगा 1 साल तक। मतलब मैं चला गया, उस बात को 1 साल हो गया तो भूल जाओ, मुझे नहीं हुआ तो मुझे याद कर लेना। समझ आ गया? तो वाइंडिंग अप का जो खर्चा आएगा, सर वाइंडिंग अप का तो एकदम नया खर्चा होगा। हाँ हाँ, वाइंडिंग अप का कोई सा भी खर्चा होगा, वाइंडिंग अप के चार्जेस, वाइंडिंग अप के खर्चे, वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्व्स। अमंग देमसेल्व्स मतलब प्रोपोर्शनेटली पैसा देना था सबको। ठीक है, इसने कहा मैं अप टू 10 लाख रुपीज तक दूंगा, अप टू 5, अप टू 3। कल को अगर मान लो कि इस बंदे ने ज्यादा पैसे दे दिए तो इनसे लेके इनको इसको वापस करना पड़ेगा। समझ आ गया? इनसे लेके इसको वापस करना पड़ेगा। तो आपस में इंटर से एडजस्टमेंट्स करवाना फॉर एडजस्टमेंट्स ऑफ द राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, जो पैसा लेने वेना है वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए तो उसको उसका रिफंड मिल जाएगा। समझ आ गया? बोलो कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, डन। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख लो। वैसे मतलब याद रखने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, हो गया पूरा। अब फोटो ले लो इसकी, लिख लो जल्दी से, लिख लो, चलो लिख लो। बुक नहीं है तो फोटो ले लो। बुक अभी तक आई नहीं क्या? ओह अरे हाँ, आज की क्लास का बताई नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। कोई बात नहीं, कर ले आना। डन, कोई बात नहीं। क्या हो गया? लाइट थोड़ी पूरी बंद हुई है जो ओ करने के बाद बेटा स्कूल के अंदर होता है सब, यहाँ नहीं। अच्छा एकदम ये था ऐसे स्कूल वाला माहौल बना रहा है। ओ अरे हट, हट। चलो डन, चलिए। मीटिंग बंद हो गई। ओ माय गॉड। ओ अच्छा, क्योंकि अब वापस आ गया। ऐसे यार रिकॉर्डिंग में जाएगी नहीं ना ये बात। ओ माय गॉड। अरे कहाँ यार, 5 मिनट। मैं 5 मिनट वैसे ही खा जाता हूँ तुम्हारे, तो हम 5 मिनट जल्दी निकाल रहे हो मेरे को। शर्म नहीं आई तुम्हें? 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लो। ऐसे चिल्ड्रंस डे में कम पढ़ा दूंगा, चिल्ड्रन डे में आप बोलते ना। Oh, everything is connected. Everything got. चलो, that's amazing. हाँ जी, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये तो हो गया था ना, बरोबर। डन, आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे दे रखा है इन केस कंपनी इज हैविंग ए शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो क्या होगा? The amount of share capital with which the company is registered and the division thereof into shares of fixed amount and the number of shares which the subscribers of the memorandum agree to subscribe shall not be less than 1 share। ये वो कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल की डेफिनेशन। मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में बता रखा है कि कितनी लाइबिलिटी हो सकती है, अमाउंट ऑफ, अच्छा कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो सकती है? शेयर कैपिटल विच विच कंपनी टू बी रजिस्टर्ड। मतलब जैसे 1 करोड़ के शेयर थे ना, 1 करोड़ की कैपिटल थी, 10 लाख शेयर हो गए, डिविजन देयर ऑफ इंटू शेयर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, 10 रुपए का शेयर है, मल्टीप्लाई एंड दी नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 करोड़ की कैपिटल हो गई एंड दी नंबर ऑफ शेयर्स जो कि सब्सक्राइबर्स लेने के लिए तैयार है। अरे सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम होता है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो एक कंपनी है, देयर इज वन कंपनी, उस कंपनी में 2 मेंबर्स हैं, जैसे ये दोनों मेंबर्स हैं। सर नाम बोलिए एक बार। हर्ष, सर दिनार। तो हर्ष और दिनार इसके अंदर, ठीक है, क्या है? 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो कंपनी का नाम है HD प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, हाँ नहीं वो अलग बात है, बट अपने को क्या है, अपने को तो रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, तो अपन ने क्या करा, रजिस्ट्रेशन करवा दिया कंपनी का। ठीक है, अब हर्ष ने इस कंपनी के अंदर सारे के सारे पैसे हर्ष लगा रहा है, दिनार तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है भाई लगा देता हूँ, नहीं लगा रहा मैं पैसे। तो हर्ष ने 99% शेयर्स रख लिए अपने पास,
एक शेयर दिनार को दे दिया, तो कम से कम इसको एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा, मिनिमम इसको एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा, एक तो लेना पड़ेगा प्लीज, एक तो लेना पड़ेगा। ऐसा होता है घर पे कोई रिलेटिव आता है तो और एक तो खाना ही पड़ेगा, एक तो खाना, ऐसे कैसे आप, ऐसे कैसे, एक तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है वो आपने हमारे घर में आके गलती कर दी, एक तो खाना ही पड़ेगा ठीक है। तो वही वाली बात है, एक शेयर तो साल लेना ही पड़ेगा, देखो एक तो लेना पड़ेगा, नाम हटा दूंगा, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। तो हील भी लगा, अरे यार दे दो यार, एक शेयर तो लेंगे, तो इसको एक शेयर तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा, ही हैज टू बाय वन शेयर एटलीस्ट एंड रेस्ट ऑफ द शेयर कैन बी होल्ड बाय हिम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेमोरेंडम में यही बोल रहा है कि जो सब्सक्राइबर्स है ना ऑथराइज शेयर कैपिटल का एक शेयर तो कम से कम उनको लेना ही पड़ेगा। जैसे मेरी कंपनी है, उसके अंदर मेरी मम्मी भी पार्टनर है, मतलब शी इज दी वन ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड शी इज हैविंग वन शेयर, है ना। तो मैंने जब डॉक्यूमेंट साइन करवाए, साइन भी क्या करवाए मैंने करा था, ठीक है उनके सिग्नेचर मेरे पास है, खाता वाता सब मैं ही हैंडल करता हूँ, ठीक है, हो रही है क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है तो साइन वाइन सब मैं ही करवाता हूँ उसमें, तो मैं ही करता हूँ उसमें साइन, है ना। उनके कौन बार बार पूछता रहेगा, ओटीपी मांगता थोड़ी रहूँगा मैं बार बार, कुछ भी काम होगा तो डिसीजन लेना हुआ, कल को मम्मी बोलती है फ्यूचर में मैं रेजोल्यूशन पास नहीं कर रही अब तो मेरी पसंद से शादी नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही रेजोल्यूशन पास। हाँ पार्टिसिपेंट्स थे तो सही, देखा था मैंने, दिखे थे ना अभी यार, हुआ तो था, देखो फिर से चालू हो गया था, मगर है बहुत सारे लोग हैं, 14 लोग हैं, बराबर उतने लोग हैं। हाँ चैट्स बंद हो गई थी बीच में, ये देखिए सर, म्यूट ऑल, वो कैसे करते हैं, मोर नहीं, सिक्योरिटी, इसको हटा दूं, स्टार्ट वीडियो को भी हटा दूं बेटा ऐसे एकदम से ऑन मत क्या करो वीडियो अपना, बाकी यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, किसी को ऐसे हार्ट अटैक आ सकता है, प्लीज़ बात समझिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा माहौल बनाए रखें, मतलब इस चीज़ का अब सच में डर गया यार लोग इसकी मासूम सा चेहरा देखो उसका, ये क्या हुआ भाई चलो ऑलराइट एवरीबॉडी। हाँ तो अपन ने क्या, अपन खुद साइन कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अकाउंट भी अपन ने क्या है, बस एक बार मम्मी को बुलाया था अकाउंट ओपन करवाते टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो बोला सर मैडम आएगी तभी अकाउंट खुलेगा, मैंने को बुला लेता मैडम को, ठीक है। तो मैंने मम्मी को फ़ोन कर, मम्मी आओ यार अकाउंट ओपन करना है आपको, सिग्नेचर मैं ही कर रहा हूँ बैंक मैनेजर के सामने, मैंने यार मैंने कहा सिग्नेचर के लिए क्या बोलता रहूँगा मैं, मैंने कहा ये लो, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सिग्नेचर कर लेता हूँ मैं मम्मी के, ठीक है। ही गॉट माई पॉइंट मैन, ही गॉट माई पॉइंट बचपन से आदत है चलो, तो अब आपको समझ आया कि वहां पे इसलिए ऐसा करना पड़ता है क्योंकि सारे डिसीजंस मेरे को रखने पड़ते हैं अपने हाथ में, आज जो भी रिटर्न फाइल करनी है, ये करना है, वो करना है, वो सब मेरे को करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मम्मी को क्या परेशान करो मैं इस चीज़ के लिए कि आप यहाँ पे साइन करो, वहाँ पे साइन करो, ठीक है, उनको लगेगा, डर लगेगा सारी संपत्ति तो नहीं ले जाएगा उनको बताना पड़ता है अरे मेरे खाते से ज़्यादा आपके खाते में पैसे है, किसी दिन आपने बैंक में बोल दिया ना अकाउंट बंद करना है, पैसे निकाल के दो घर बैठा दो यार मेरे को चलो समझ आ गया क्या आप लोग को यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो इस तरीके क्या होता है, कभी कभी सारे शेयर्स अपने पास इसलिए रखने पड़ते हैं, मम्मी को से पार्टनर इसलिए बनाया, मम्मी को से ओनर इसलिए बनाया, तो क्योंकि मुझे स्टैट्यूटरी मिनिमम रखना था, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़, सारे राइट सारे शेयर्स मैंने अपने पास इसलिए रख रखे ताकि डिसीजन मेकिंग मेरे को दिक्कत ना है, तो मेरे को अगर रेजोल्यूशन पास करके देना भी है आरओसी को, तो रेजोल्यूशन डायरेक्टली पास करके मैं दे सकता हूँ। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। कल को मेरे को बैंक से लोन लेना है, मान लो, ठीक है, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, अब हम नई दुकान लेना चाहते हैं, मान लो नया बिल्डिंग लेना चाहते हैं, तो मैं गया लोन के लिए, और उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, बड़ी तकलीफ आ जाती है, फिर दोनों जनों से परमिशन की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया ना, 99% शेयर्स कर दो दिया स्पेशल रेजोल्यूशन पास, और क्या चाहिए भाई आई बात समझ में इसलिए तो नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड ऑपोजिट टू हिज नेम, तो जितने शेयर्स इसने खरीदे उसके ऑपोजिट में लिखा जाएगा, समझ आ गया बरोबर। दिस क्लॉज इन दिस केस ऑफ 1% कंपनी कवर्स द नेम ऑफ द नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, ये तो पता है भाई, उसके नॉमिनी का नाम आ जाएगा बरोबर, ठीक है। तो नॉमिनी का नाम लिख देंगे नीचे ही नीचे एकदम,
कि भाई साहब ये शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है सब, बड़ा समझ गए? ठीक है, अब नेम क्लॉज वगैरह आप कल से चालू करते हैं, ठीक है? कल से आज रिवीजन हो गया, कल से एवरीथिंग विल बी नॉर्मल फॉर अस। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलिए क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ये लीजिए, मैंने टाइम पे देखो खत्म कर दिया। कितना सिंसियर हूँ ना मैं, देखो।